पीर कामिल, राइटर उमेरा अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में इस सड़क पर फिसल रही थी। सलार कई साल बाद पहली बार इस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वहीं था। कोई बड़ी आस्तगी से इसके बराबर में आ बैठा। इसने अपने आप को फ्रेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। अलविजन को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत पर बहुत अफसोस हुआ। चंद साल पहले मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं इसके लिए आपसे माजरत हुआ हूँ। मुझे सलार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं अब आपको भेज रही हूँ। खुदा हाफिज इमामा हाशिम। एक बार फिर इस खत की तहरीर इसके जहन में गूंजने लगी थी। वो सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक खत लिए अपने कमरे में बैठा रहा। इसने इमामा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था इसने इसका कौन सा कर्ज लुटाया था। मोबाइल फ़ोन की कीमत और इसके बिल्स और वो खाली उल जहनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नईम तरीक कमरे की खिड़कियों से बाहर इसके घर की इमारत को देखता रहा। सारी दुनिया यकदम जैसे हर जिंदा शय से खाली हो गई थी। इसने खत पर तारीख पढ़ी। वो इमामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल के बाद अगर वो 20,000 रुपये से भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज़ कम इसके इमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। इसे खुशी थी, लेकिन अगर इसने ये समझ लिया था कि सलार मर चुका था तो फिर वो इसकी ज़िंदगी से भी निकल गया। और इसका मतलब ये था कि वो ये भी जानता था कि कई घंटे वो इसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं इसके दिल में क्या आया। अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया और अब वो इस सड़क पर था। इस धुंध में, इस मौसम में सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था। या फिर धुंध चंद घंटों के बाद वो इसी होटल नमा सर्विस स्टेशन के पास जा पहुंचा। इसने गाड़ी रोक ली। धुंध में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतरकर अंदर आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था। सिर्फ लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। इसने हार्न नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं आया। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। वो बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा। तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सलार ने इससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। इसने जमाही ली और वापस मुड़ गया। आ जाइए। सलार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की निस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी और कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या साथ कुछ और भी? इस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सलार एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। आदमी काउंटर के अकम में अब स्टोव जलाने में मसरूफ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं? इसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सलार से पूछा। जवाब नहीं आया। इस शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने में नजरें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत। वो नमाज पढ़कर इसके बिलमुकाबिल मेज़ के दूसरी जानब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर इसने मेज़ पर पड़ा चाय का कप उठाया और इसे पीने लगी। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सलार तीखी नज़रों के साथ इस बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो इसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सलार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नज़रों से फिलिंग का जायज़ा लिया। फिर छुरी उठाकर इसने लड़के से कहा, अब इमामा के बर्गर की प्लेट इसके सामने रख चुका था। ये शामी कबाब है। वो फिलिंग की ऊपर वाली तह को अलग कर दिया था। ये आमलेट है। इसने नीचे मौजूद आमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा ऊंचा किया। और ये केचप तो चिकन कहा है। मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना? इसने अक्खर लहजे में लड़के से कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है। लड़के ने कदरे गड़बड़ा कर कहा, कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं। सलार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है इसमें क्या डालते हो? इसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है। चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सलार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का कसियाने अंदाज में हंसा। इमामा इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है, जाओ, सलार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सलार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठा लिया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सलार के होंठों तक बाएं हाथ में पकड़े हुए बर्गर के सफ़र को ताज्जुब आमेज नज़रों से देखा और ये ताज्जुब एक लम्हा में गायब हो गया था।
वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। सलाह ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हा के लिए मुंह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह खा रही हो? सलाह ने लुकमे को बमुश्किल हल्क हल्क से निगलते हुए कहा, इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा, हर चीज़ में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शोहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सलाह ने इसके सफ़ेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सलाह के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, इसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरस्कून लहजे में कहा, मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी। सलाह ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों ज़ाया करूँगी? ये इतना बड़ा बर्गर नेमत है, ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, इसने तस्हीक अमेज़ अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो मैं इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और इन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सलार सिकंदर का नाम होगा, है ना? इसने मामा की बात मुकम्मल करने से पहले ही तेज़ आवाज़ में इसकी बात काटी। सलार सिकंदर कम अज़ कम इस तरह चीज़ें खाकर इंजॉय नहीं कर सकता। इस शख्स ने चाय का कप इसके सामने रख दिया। सलार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े खड़े पूछा। नहीं, बस चाय काफ़ी है। सलार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आप इस्लामाबाद से आए हैं? हाँ। लाहौर जा रहे हैं? इसने एक और सवाल किया। इस बार सलार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। इस आदमी को शुबा हुआ इसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, इसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वह शख्स कुछ ताज्जुब से इसे देखता वापस किचन में चला गया और सानवी नवैयत के कामों में मसरूफ़ हो गया। गाहे बगाहे दूर से सलार पर नजरें दुराता रहा। पूरे 15 मिनट बाद इसने सलार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ किचन से कमरे में आया, मगर इससे पहले कि वह सलार के पीछे बाहर जाता, मेज़ पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने इसे रोक लिया। वो पहुंच का सा इस नोट को देखता रहा, फिर इसने आगे बढ़कर इस नोट को पकड़ा और तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। सलार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। इस आदमी ने हैरानगी से इस दूर जाती हुई गाड़ी को देखा और फिर हाथ में पकड़े हुए इस 1000 रुपये के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है, मगर आदमी बेवकूफ़। इसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जेर लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल दिया। सिकंदर उस्मान वो नाश्ते की मेज़ पर आए तो भी इनके जहन में सबसे पहला सलार का ही ख्याल आया था। सलार कहाँ है? इसे बुलवाओ, उन्होंने मुलाजिम से कहा। सलार साहब तो रात को ही चले गए। ताइब और सिकंदर ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। कहाँ चले गए? गाँव? नहीं, वापस लाहौर चले गए हैं। कह रहे थे कोई ज़रूरी काम है, मैं सुबह आपको बताऊं। सिकंदर यकदम उठकर फ़ोन की तरफ चले गए। उन्होंने सलार का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ था। उन्होंने इसके फ़्लाइट का नंबर डायल किया। वहाँ जवाबी मशीन लगी हुई थी। उन्हें पैगाम रिकॉर्ड करवाए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ परेशान से दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आ बैठे। फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं हुआ। ताइबा ने पूछा। नहीं, मोबाइल ऑफ है। इसके फ्लैट पर आंसर फ़ोन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों चला गया। आप परेशान ना हो, नाश्ता करें। ताइबा ने तसल्ली देने की कोशिश की। तुम करो, मेरा मूड नहीं है। वो उठकर बाहर निकल गई। ताइबा ने बेख्तियार सांस लेकर रह गई। सलार ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। बाहर फुरकान था। वो पलट कर अंदर आ गया। तुम कब आए? फुरकान ने कदरे हैरानगी से इसके पीछे अंदर आते हुए कहा। आज सुबह। सलार ने सोफे की तरफ जाते हुए कहा। क्यों? तुम्हें गांव जाना था? फुरकान ने इसकी पुश्त को देखते हुए कहा। मैं तो पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी देखकर आ गया। बंदा आता है तो बता ही देता है। सलार ने जवाब में कुछ कहे बगैर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? फुरकान ने पहली बार इसके चेहरे को देखा और तशवीश में मुब्तला हुआ। क्या हुआ? सलार ने जवाबन कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? फुरकान ने इसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, घर में सब खैरियत है। हाँ तो फिर तुम? सर में दर्द है, मैग्रीन। फुरकान ने अब इसके चेहरे को गौर से देखा। नहीं, सलाह ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। इसका फ़ायदा भी नहीं था। इसने अपनी आंखों को मसला। तो फिर हुआ क्या है तुम्हें? आंखें सुर्ख हो रही हैं। मैं रात सोया नहीं, ड्राइव करता रहा हूँ। सलाह ने बड़े आम से अंदाज में कहा। तो अब सो जाते यहाँ आकर फ्लैट में। सुबह से क्या कर रहे हो? फुरकान ने कहा। कुछ भी नहीं। सोए क्यों नहीं? नींद तो नहीं आ रही। तो तुम स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाते, फिर नींद ना आना क्या मायने रखता है? फुरकान को ताज्जुब हुआ। बस आज नहीं लेना चाहता था मैं, या ये समझ लो कि आज मैं सोना नहीं चाहता था। खाना खाया है? नहीं, भूख नहीं लगी। 2 बज रहे हैं। फुरकान ने जैसे से जताया। मैं खाना भिजवाता हूँ, खा लो। थोड़ी देर सो जाओ, फिर रात को निकलते हैं आउटिंग के लिए। खाना मत भिजवाना, मैं सोने जा रहा हूँ। शाम को उठूंगा तो बाहर जाकर खाऊंगा। सलार कहते हुए सोफा पर लेट गया और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। फुरकान कुछ देर बैठा इसे देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने सलार के कमरे में आते हुए कहा। इसने रिसेप्शन की तरफ जाते हुए सलार के कमरे की खिड़कियों के चंद खुले हुए ब्लेंडर्स में इसे अंदर देखा था।
कॉरिडोर में से गुजर जाने की बजाय वो रुक गई। सलार टेबल पर अपनी कोहनियाँ टकाए दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए था। रिमशा जानती थी इसे कभी कभार मैग्रीन का दर्द होता है। वो रिसेप्शन की तरफ जाने की बजाय इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। सलार इसे देखकर सीधा हो गया। वो अब टेबल पर खुली एक फाइल को देख रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने रिमशा को देखने की कोशिश नहीं की। रिमशा वापस जाने की बजाय आगे बढ़ आई। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही, इसने सलार के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। तुम प्लीज़ इस फाइल को ले जाओ, इसे देख लो, मैं देख नहीं पा रहा। सलार ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय फाइल बंद करके टेबल पर इसकी तरफ खिसका दी। मैं देख लेती हूँ, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो घर चले जाओ, रिमशा ने तशवीश बड़े अंदाज में कहा। हाँ, बेहतर है मैं घर चला जाऊँ। इसने अपना ब्रीफ केस निकाल कर इसे खोला और अपनी चीज़ें अंदर रखना शुरू कर दी। रिमशा बगौर इसका जायज़ा लेती रही। वो 11 बजे ऑफिस से वापस घर आ गया था। ये चौथा दिन था जब वो मुसलसल इसी हालत में था। यकदम हर चीज़ में इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। बैंक में अपनी जॉब, लम्स के लेक्चर्स, डॉक्टर सप्तली के साथ नशिस्त, फुरकान की कंपनी, गांव का स्कूल, मुस्तकबिल के मंसूबे और प्लानिंग, इसे कोई चीज़ भी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। वो जिस इम्कान के पीछे कई साल पहले सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, वो इम्कान ख़त्म हो गया था और इसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि इसके ख़त्म होने से इसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो मुसलसल अपने आप को इस हालत से बाहर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और वो मुसलसल नाकाम हो रहा था। महज ये तस्वुर कि वह किसी और शख्स की बीवी बनकर किसी और के घर में रह रही होगी, सलार सिकंदर के लिए इतना ही जानलेवा था जितना माजी का ये अंदेशा कि वो गलत हाथों में न चली गई हो। इसी जहनी हालत में इसने उम्रा पर जाने का फैसला किया था। वो वही जगह थी जो इसकी ज़िंदगी में अचानक आ जाने वाली इस बेमाऊनियत को ख़त्म कर सकती थी। वो एहराम बांधे खाना काबा के सहन में खड़ा था। खाना काबा में कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी वजूद का निशान नहीं था। रात के पिछले पहर आसमान पर चांद और सितारों की रोशनी ने सुबह के मार्बल से मुनअक्किस होकर वहां की हर एक चीज़ की एक अजीब सी दूधिया रोशनी में नहला दिया था। चांद और सितारों के अलावा वहां और कोई रोशनी नहीं थी। खाना काबा के गुलाब पर लिखी हुई आयात स्याह गुलाब पर अजीब तरह से रोशन थी। हर तरफ गहरा सकूत था और इस गहरे सकूत को सिर्फ एक आवाज़ तोड़ रही थी। इसकी आवाज़, इसकी अपनी आवाज़। वो मकाम में मुल्तजिम के पास खड़ा था। इसकी नज़रें खाना काबा के दरवाजे पर थी। वो सर उठाए बुलंद आवाज़ से कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक हम्द व सना तेरे लिए है, नेमत तेरी है, बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। पूरी कुव्वत से गूंजती हुई इसकी आवाज़ खाना काबा के सकूत को तोड़ रही थी। इसकी आवाज़ खला की वस्तों तक जा रही थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नंगे पाँव नईम बरहना वहाँ खड़ा, वो अपनी आवाज़ पहचान रहा था। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, वो सिर्फ इसी की आवाज़ थी। इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू इसकी ठोड़ी से नीचे इसके पैरों की उंगलियों में गिर रहे थे। ला शरीका लका। इसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसने खाना काबा के गुलाब पर कुंदा एयात को यकदम बहुत रोशन देखा, इतना रोशन कि वो जगमगाने लगी थी। आसमान पर सितारों की रोशनी भी अचानक बढ़ गई थी। वह इन एयात को देख रहा था, मबहूत सहर ज़दा। किसी मामूल की तरह ज़बान पर एक ही जुमला लिए इसने खाना काबा के दरवाजे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसकी आवाज़ और बुलंद हो गई, एक विद की तरह, एक सांस एक लय। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक लब्बैक लका। इसकी आवाज़ और बुलंद होगी कि विद की तरह, एक सांस एक लय। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। इस वक्त पहली बार इसने अपनी आवाज़ में किसी और आवाज़ को मदगम होते महसूस किया। इन्नल हमदा व निअमता। इसकी आवाज़ इसकी तरह, वो आवाज़ बुलंद नहीं थी, किसी सरगोशी की तरह थी, किसी गूंज की तरह, मगर वो पहचान सकता था वो इसकी आवाज़ गूंज नहीं थी और वो कोई और आवाज़ थी। किसी गूंज की तरह, मगर वो पहचान सकता था वो इसकी आवाज़ की गूंज नहीं थी, वो कोई और आवाज़ थी। लाकवल मुल्क। इसने पहली बार खाना काबा में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। ला शरीका लाका। खाना काबा का दरवाज़ा खुल रहा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो इस नस्वानी आवाज़ को पहचानता था। लब्बैक ला शरीका लका। वो इसके साथ वही अल्फाज दोहरा रही थी। लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता। आवाज़ दाएं तरफ नहीं थी, बाएं तरफ थी। कहाँ? इसकी पुश्त पर चंद कदम के फासले पर। लाका वाल मुल्क ला शरीका लका। इसने झुक कर अपने पाँव पर गिरने वाले आंसुओं को देखा। इसके पाँव भीग चुके थे। इसने सर उठाकर खाना काबा के दरवाजे को देखा। दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर रोशनी थी, दूधियाई रोशनी, इतनी रोशनी कि इसने बेख्तियार घुटने टेक दिया। वो अब सजदा कर रहा था। रोशनी कम हो रही थी। इसने सजदे से सर उठाया। रोशनी और कम हो रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया। खाना काबा का दरवाज़ा बंद हो रहा था। रोशनी और कम होती जा रही थी और तब इसने एक बार फिर सरगोशी की सूरत में वही नस्वानी आवाज़ सुनी। इसने इस बार
इस बार इसने मुड़कर देखा। सलार की आंख खुल गई। वो हरम शरीफ के एक बरामदे के स्तून से सर टकाए हुए था। वो कुछ देर सस्ताने के लिए वहां बैठा था, मगर नींद ने अजीब से अंदाज में इस पर गलबा पाया। वो इमामा थी, बेशक इमामा थी, सफ़ेद एहराम में इसके पीछे खड़ी। इसने इसकी सिर्फ एक झलक देखी थी, मगर एक झलक भी इसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि वो इमामा के अलावा कोई और नहीं थी। हालिउल ज़हनी के आलम में लोगों को इधर से उधर जाते देखकर बेख्तियार इसका दिल बढ़ आया। 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था इसे इस सूरत को देखे जिसे इसने आज वहाँ हरम शरीफ में ख्वाब में देखा था। किसी जख्म को फिर उदेरा गया था। इसने ग्लासेस उतार दिए और दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया। आंखों से उबलते गर्म पानी को रगड़ते, आंखों को मसलते इसे ख्याल आया, यह हरम शरीफ था। यहाँ इसे किसी से आंसू छुपाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ सब आंसू बहाने के लिए ही आते थे। इसने चेहरे से हाथ हटा लिए। इस पर रकत तारी हो रही थी। वो सर झुकाए बहुत देर वहाँ बैठा रोता रहा। फिर इसे याद आया, हर साल वहाँ उम्रा करने के लिए आया करता था। वो इमामा हाशिम की तरफ से भी उम्रा किया करता था। वो इसकी आफियत और लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआ मांगा करता था। वो इमामा हाशिम को हर परेशानी से महफूज रखने के लिए भी दुआ मांगा करता था। इसने वहाँ हरम शरीफ में इतने सालों में अपने और इमामा के लिए हर दुआ मांग छोड़ी थी, जहाँ बर की दुआएं। मगर इसने वहाँ हरम शरीफ में कभी इमामा को अपने लिए नहीं मांगा था। अजीब बात थी, मगर इसने वहाँ कभी इमामा के हसूल के लिए दुआ नहीं की थी। इसके आंसू यकदम थम गए। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। वजू के बाद इसने उम्रे के लिए एहराम बांधा। काबा का तवाफ करते हुए इस बार इत्तफाकन इसे मकाम मुल्तज़म के पास जगह मिल गई, वहाँ जहाँ इसने अपने आप को ख्वाब में खड़े देखा था। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए इसने दुआ करना शुरू की। यहाँ खड़े होकर तुझसे अनबिया दुआ मांगा करते थे। इनकी दुआओं में और मेरी दुआ में बहुत फ़र्क है। वह गड़गड़ा रहा था। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूँ और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएं सब आम हैं। यहाँ खड़े होकर कभी कोई किसी औरत के लिए नहीं रोया होगा। मेरी ज़िल्लत और पुस्ती की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी कि मैं यहाँ खड़ा, हरम पाक में खड़ा, एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मगर मुझे ना अपने दिल पर इख्तियार है, ना अपने आंसुओं पर। यह मैं नहीं था जिसने इस औरत को अपने दिल में जगा दी, ये तूने किया। क्यों मेरे दिल में इस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा भी इसको याद कर रहा हूँ? क्यों मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा? मैं वो बशर हूँ जिससे तूने इन तमाम कमज़ोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूँ जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और वो औरत, वो मेरी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने, कहीं पहुँचने नहीं दे रही। या तो इसकी मोहब्बत को इस मेरे दिल से निकाल दे कि मुझे कभी इसका ख़्याल तक ना आए, या फिर इसे मुझे दे दे। वो नहीं मिलेगी तो मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए ही रोता रहूँगा। वो मिल जाएगी तो तेरे अलावा मैं किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकूँगा। मेरे आंसुओं को खालिस होने दे। मैं यहाँ खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक को माँगता हूँ। मैं इमामा हाशिम को मांगता हूँ। मैं अपनी नस्ल के लिए इस औरत को मांगता हूँ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया, जिसने इनके लिए अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशात को छोड़ दिया। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे इसके इवज़ इमामा हाशिम दे दे। तू चाहे तो ये अब भी हो सकता है, अब भी मुमकिन है। मुझे इस आजमाइश से निकाल ले, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। 8 साल से मैं जिस तकलीफ़ में हूँ, मुझे इससे रहाई दे दे। सलार सिकंदर पर एक बार फिर रहम कर। वही जो तेरी सिफात में अफसल तरीन है। वो सर झुकाए वहाँ बिल्क रहा था, इस जगह पर जहाँ इसने खुद को ख्वाब में देखा था, मगर इस बार इसकी पुश्त पर इमामा हाशिम नहीं थी। बहुत देर तक वहाँ गिड़गिड़ाने के बाद वो वहाँ से हट गया था। आसमान पर सितारों की रोशनी अब भी मध्यम थी। खाना काबा की रोशनियों से अब भी बुका नूर बना हुआ था। लोगों का हजूम रात की इस पहर भी इसी तरह था, ख्वाब की तरह। खाना काबा का दरवाज़ा भी नहीं खुला था। इसके बावजूद वहाँ से हटते हुए सलार सिकंदर को अपने अंदर उतरता सुकून महसूस हुआ था। वो इस कैफियत से बाहर आ रहा था जिसमें वो पिछले एक माह से था। एक अजीब सा करार था जो इस दुआ के बाद इसे मिला था। वो इसी करार और तमानियत को लिए एक हफ्ता के बाद पाकिस्तान लौट आया था। मैं अगले साल पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फुरकान ने बेख्तियार चौंक कर सलार को देखा। क्या मतलब? सलार हैरानगी से मुस्कुराया। क्या मतलब का क्या मतलब? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। यूँ अचानक? अचानक तो नहीं, पीएचडी करनी तो थी मुझे। बेहतर है अभी कर लूँ, सलार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरकान के गाँव से वापस आ रहे थे। फुरकान ड्राइव कर रहा था जब सलार ने अचानक इसे अपने पीएचडी के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया है, मैंने रिज़ाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है कि इनकी इस ऑफ़र को कबूल कर लूँ या फिर रिज़ाइन दूँ। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो। हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई अगले साल पीएचडी के लिए जा रहा हूँ। चंद माह पहले तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाता है। सलार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाले खेतों को देखते हुए कहा। मैं वैसे भी बैंकिंग से मुतल्लिक एक किताब लिखना चाहता हूँ, मगर यहाँ मैं पिछले कुछ सालों में इतना मसरूफ़ रहा हूँ कि इस पर काम नहीं कर सका। मगर यहाँ मैं पिछले कुछ सालों में इतना मसरूफ़ रहा हूँ कि इस पर कुछ काम नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ पीएचडी के दौरान मैं ये किताब लिखकर शाया भी करा लूँ। मेरे पास कुछ फुर्सत होगी तो मैं ये काम आसानी से कर लूँगा। फुरकान कुछ देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। फिर इसने कहा, और स्कूल इसका क्या होगा?
اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا. بورڈ آف گورنرز ہیں، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے. تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا جایا کریں گے. پر میرے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ اسکول بہت پہلے سلار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے. آندھا بھی. اس سے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں. میں اس کو دیکھتا رہوں گا. کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا. پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا. وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا. پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے کہا. واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا. ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں. سلار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپایا. کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے. میرا موڈ ہے آگے پڑھنے کا. چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے. سلار نے چائے کی گونڈ لیتے ہوئے کہا. وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا. روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں. میرے پاس انویٹیشن ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا. کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں. فرقان نے جواباً کہا. گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا. اس دن اتوار تھا. سلار صبح دیر سے اٹھا. اخبار لے کر سرخیوں میں نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا. اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی. نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈالا سویٹر پہن لیا تھا. اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی. وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا. دروازہ کھولنے پر سے خیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا. سلار نے دروازہ کھول دیا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا. اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو گئے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا. رنگ کالا نہیں ہوا ہے، میں نے شیو نہیں کی. سلار نے باختیار اپنی مسکراہٹ روکی. وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا. لو بلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو. وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی. نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی. وہ ان کی بات پر محفوظ ہوا. دیر سے کیوں اٹھے ہو بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے. اس لیے تو تمہارا چہرہ مرچھایا ہوا ہے. صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر تو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. سلار نے ایک گہرا سانس لیا. میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روزانہ صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی. بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی. آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے موضوع بدل ڈالا. ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں. صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11-11:30 بجے میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں. انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا. تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں. نہیں، ابھی تو مجھے بھوک بھی نہیں ہے. تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی. وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا. پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی. حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے. اس سے کچن میں ان کی آواز سنائی دی. میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا. لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف تو وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں. نہ تم نے گھر بسایا، نہ گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف ہوں. وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا. اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہے. وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولی.